हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की एसएसटी की नई वाली किताब में पढ़ा रही हूँ। तो पहला लेसन मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और पहले लेसन में मैंने आपको पृथ्वी के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में, इन सब के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, अभी एक ही वीडियो आया है। आज क्लास 6 की बुक का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, महासागर एवं महाद्वीप। अच्छा लेसन है और महासागर और महाद्वीप से प्रश्न बनने की संभावना भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले यहाँ कुछ लाइन लिखी हुई है। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है। कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। ये लिखा है जूल्स वर्न ने 1870। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपको प्रत्येक लेसन में मिलेंगे। सबसे पहले तो क्या क्या प्रश्न है? महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम एवं उनका वितरण कैसा है। महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसके इसी लेसन में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब आप यहाँ पर ये पृथ्वी देख सकते हैं और ये अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य है, और ये छायाचित्र लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा लिया गया है। इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अंटार्कटिका को दर्शाया गया है। अब ये जो नीला नीला भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर महासागर व्याप्त हैं, और ये पृथ्वी का अंतरिक्ष से लिया गया एक छायाचित्र है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके की दिखती है पृथ्वी अंतरिक्ष से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो पहला वीडियो आ चुका है। और यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो जो भी सुपर टेट के स्टूडेंट हैं और जो सीटेट के हैं उन्हें तो पढ़नी ही है, लेकिन सुपर टेट वालों को भी पढ़नी है। तो लिखा है, आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के इस चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु यह क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल। यानी जितना भी नीला नीला भाग दिखाई दे रहा है वह क्या है? जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, और आपसे पूछ भी लिया जाता है प्रश्न कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है 3/4। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है, इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। तो आरंभ में जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने पृथ्वी को क्या कहा? नीला ग्रह कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। यानी जो सबसे बड़ी जलराशियां हैं ग्लोब पर उन्हें कहा जाता है महासागर। चित्र में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह भूमि का रंग है। तो इस चित्र में आप जो भूरा रंग देख रहे हैं, सफेद सफेद, ये स्थल है, याद रखिए। यह भूमि का रंग है जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है।
तो लेसन का नाम ही है महासागर और महाद्वीप, तो आप लोगों को इसमें महासागर और महाद्वीप के बारे में पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहा जाता है और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। तो जो भूरा भाग आप देख रहे हैं चित्र में, ये पृथ्वी के 1/4 भाग पर फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी पृथ्वी की जो जलवायु का निर्माण होता है उसमें महासागर और महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना है, जो आपको ये अलग से दिया गया है इस बुक में, और लिखा है ध्यान रखें। तो ये पढ़ने के लिए जरूरी है। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो वरुणा अंकित है। ये आप देख सकते हैं। तो नौसेना का प्रतीक चिन्ह है, उस पर ये वाक्य भी अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो जो महासागर, आकाश और जल से संबंधित हैं वैदिक देवता वरुण, उनकी स्तुति है ये, इसीलिए ये वाक्य लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। जल और भूमि का वितरण किस प्रकार से है उसके बारे में लिखा है जैसा कि हम देखते हैं महासागर और महाद्वीप उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। बिल्कुल वितरित नहीं है समान रूप से। ये देखो चित्र में दिखाए भी गए हैं। तो जो महाद्वीप और महासागर हैं ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। आगे लिखा है अब चित्र में दर्शाए गए 2 मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों और उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। तो जितना भी नीला रंग आप देख रहे हैं वो जल राशि को दर्शा रहा है, और जो और रंग आप देख रहे हैं वो दर्शा रहा है पृथ्वी, भूमि को। आगे लिखा है यहाँ समुद्री जीवन के बारे में लिखा हुआ है। चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये प्रवाल भित्ति है, ये समुद्री एनीमोन पर तारामीन है। ये आप देख सकते हैं तारामीन यानी कि स्टारफिश। ये है स्टारफिश। ये शार्क आप देख रहे हैं। ये स्पर्म व्हेल, माँ एवं शिशु। ये डॉल्फिन। ये उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति भी दिखाई गई है। ये प्रवाल भित्ति आप देख रहे हैं ये, और ये रंगीन मछलियां हैं। यहाँ पर ये पेंगुइन आप देख सकते हैं, ये कछुआ है, और ये शैवाल है। ये एम्परर पेंगुइन है, और ये बोनेयर समुद्री टर्टल है। और ये प्रवाल भित्ति है जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। वहां पर मछलियों के साथ भी प्रवाल भित्ति दिखाई गई है। तो ये समुद्री जीवन है, समुद्र में ये जीव जंतु रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में। यानी पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है तो उसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? महासागरों में। परंतु यह जल लवणीय है यानी खारा है। अब आप लोगों को पता है कि महासागर का जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है और उसी पानी से नमक बनाया जाता है। तो महासागरों में जो जल है वो कैसा है? खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। यानी मानव प्रयोग के लिए भी नहीं है और जो स्थलीय जीव है उनके उपयोग के लिए भी नहीं है। दूसरी ओर अलवणीय जल यानी जो पेयजल है तो उसका पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। यानी जो जल प्रयोग के लिए है उसकी मात्रा कैसी है? कम है, और जो अनुपयोगी है उसकी मात्रा अधिक है।
आगे लिखा है यह हिमनद नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। तो जो जल उपयोगी है वह किसमें है? ग्लेशियर के रूप में है, नदियों, झीलों, वायुमंडल और भूमिगत जल के रूप में। तो ये जो जल है ये मानव उपयोग के लिए है, लेकिन जो महासागरों में जल है वो मानव के उपयोग के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर महासागर के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा किया है ताकि ये जो और जरूरी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं वो आपको दिखाई है। थोड़ा सा और छोटा करेंगे तब आपको दिखाई देगा। लिखा है महासागर। तो पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर को देखते हैं। दक्षिणी यानी कि अंटार्कटिका। तो ये 5 महासागर हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। हमने यहाँ चित्र पर चलते हैं, चित्र भी देख लेते हैं। ये रहा, ये आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर। ये प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये अटलांटिक महासागर और ये आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं, ये चित्र में दर्शाई गई है। चलिए जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। हमने 5 महासागरों के नाम बताए। जैसा कि मानचित्र से यह स्पष्ट है कि वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। तो हम अपने सुविधा के लिए इनकी सीमा बना सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक जगत है वो ऐसी किसी भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। और ये महासागर हैं, ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। आगे लिखा है उदाहरणतया समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधों एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। आगे लिखा है समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं समुद्री शैवाल भी सम्मिलित है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, जो अभी आपको मैंने ऊपर दिखाई थी, डॉल्फिन, वेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव शामिल है। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। तो मैंने आपको ऊपर सभी जीव जंतुओं के बारे में दिखा दिया है, जितने भी यहाँ पर चित्र में स्पष्ट किए गए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ एक महत्वपूर्ण जो तथ्य लिखे गए हैं उनके बारे में भी पढ़ लीजिए। समुद्री महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले या उससे संबंधित वनस्पति जगत किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, और प्राणी जगत किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु। वनस्पति जगत में पेड़ पौधे पाए जाएंगे और प्राणी जगत में जीव जंतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महासागर आपको दिखा दिए हैं। आगे लिखा हुआ है मानचित्र में देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है। हिंद महासागर तीसरे स्थान पर, दक्षिणी महासागर चौथे पर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अब आपको याद यही रखना है, आपसे सबसे बड़ा पूछ लिया जाए प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद, फिर दक्षिणी और फिर आर्कटिक। तो ये आपको याद रखना है। क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको क्रम याद रखना है। बाकी छोटा और बड़ा तो बिल्कुल याद कर लीजिए। जो सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने के लिए क्या कहा गया है ये भी पढ़ना जरूरी है। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग दिखाई देते हैं। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर भारत के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी देख सकते हैं, ये अरब सागर है और भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग हैं। तो ये आपको याद रखना है। और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की
खाड़ी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप समूह है। केंद्र शासित प्रदेश हैं ये, तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है भारत का यह मानचित्र चित्र एक दशमलव जैसा ही है, किंतु इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को भी दर्शाया गया है। साथ ही इसमें भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूहों को भी दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर और आपदाएं। अब महासागर में आपदाएं भी आती हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। महासागर के बाद फिर महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। चलिए देख लेते हैं भाई, चित्र देखने के लिए कहा गया है। ये रहा पृथ्वी का चित्र, देख लीजिए इसे स्पष्ट रूप से, फिर जो आगे लिखा हुआ है उसे पढ़ें। कि किताबें आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। देख लिया है आपने, ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या हैं? वे बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। तो कुछ सफ़ेद जो आकृतियां आपको दिख रही हैं, कुछ तो भूरी आकृतियां आपको दिखी थी, जो थी भूखंड थे। और जो धुआं जैसा दिख रहा है इसमें, देख लीजिए एक बार, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें तो पूरा सफ़ेद ही दिखाया गया है, भूरा तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं धुआं जैसा, ये क्या है? ये बादल हैं। और ये जो आप भूरा भूरा सा देख रहे थे थोड़ा सा, ये स्थल खंड थे, ऐसा इस किताब में बताया गया है चित्र के अनुसार। समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ये क्या है? ये जो धुआं जैसा दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, ये बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। तो महाद्वीपों में जो वर्षा होती है वही बादल दिखाए गए हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वर्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है वर्षा पर ही निर्भर है। महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। तो महासागरों में तूफान भी उत्पन्न होते हैं, और जो तटीय क्षेत्र हैं तो उनमें विनाश होता है। आगे लिखा है एक प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती हैं। सुनामी हजारों किलोमीटर तक तटीय क्षेत्रों को डुबो सकती हैं, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। थोड़ा सा बोलने में समस्या है तो माफ कीजिएगा, कुछ शब्द जो हैं वो सही से नहीं बोल पा रही हूँ, थोड़ी सी समस्या है, इसलिए हो जाएगी 2-1 दिन में ठीक। लेकिन वीडियो तो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि गैप हो गया 2 दिन, अभी वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं बोल नहीं पा रही थी सही से, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया था। थोड़ा सा इन्फेक्शन जैसा हो गया है मुंह में, तो इस वजह से। चलिए ध्यान रखने के लिए क्या कहा गया है। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। 26 दिसंबर की बात है, ये 2004 की बात है। तो हिंद महासागर और आसपास के अन्य 13 देश थे, तो इनमें जो है सुनामी के कारण बहुत हानि हुई थी, यानी प्रचंड सुनामी से ये प्रभावित हुए थे। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। तो भारत में भी जो राज्य थे, तटीय क्षेत्र थे, वो भी प्रभावित हुए, और मुख्य रूप से जो प्रभावित हुए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल के जो तटीय क्षेत्र थे, इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए थे और अत्यधिक हानि हुई थी। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती है। यानी ये इस प्रकार की जो सुनामी है आती तो कभी कभी है, लेकिन ये अत्यधिक विध्वंसकारी होती है।
हालांकि तट से टकराने से इसका अनुमान लगाया जा सकता है बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने के उपायों में सहायता मिलती है। आगे लिखा हुआ है, जिन घटनाओं के कारण जान माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अगले अध्याय में हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। इस अध्याय में इतना ही बताया गया है, इतना याद रखना है, महासागर और जो विध्वंसकारी सुनामी आती हैं उनके बारे में। तो महासागर के बारे में आपने पढ़ लिया। अगला टॉपिक है महाद्वीप, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। और सीटेट का पेपर उठा के देखिएगा एक बार, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, भारत किस महाद्वीप में है। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं बनते हैं, तो आपको इसीलिए ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं। तो महासागरों के मानचित्र पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जाती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस चित्र की बात हो रही है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ इस चित्र की। अब इसमें महाद्वीप भी दर्शाए गए हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया। अब आप कहेंगे कि इसमें यूरोप महाद्वीप नहीं है, तो यूरोप और एशिया मिलाकर इसमें यूरेशिया लिखा हुआ है, और एशिया महाद्वीप भी इसमें नहीं दर्शाया गया, क्योंकि तभी तो कहा गया है कि हम महाद्वीपों की गिनती किस प्रकार से कर सकते हैं, जब अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं, और कितने प्रकार से कर सकते हैं ये भी बताया गया है। आप लोगों ने अभी तक 7 महाद्वीप पढ़े होंगे, और 7 ही महाद्वीप हैं, इसमें मिलाकर लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब इस चित्र में जैसे छपे हैं वो तो बात अलग है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि हम गिनती कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने प्रकार से हम गिनती कर सकते हैं महाद्वीपों की। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, नई किताब है तो थोड़ा नया भी इसमें ऐड किया गया है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिना जाता है। बिल्कुल गिनते हैं, अभी तक यही गिनते आए हैं, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है, इन्हें एक भी समझा जा सकता है। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, यद्यपि मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ, इसलिए इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया मिलाकर यूरेशिया कहा गया, लेकिन एशिया और यूरोप 2 अलग अलग महाद्वीप भी माने जाते हैं। आगे लिखा है, अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है, और कभी कभी एक भी समझा जाता है। तालिका में महाद्वीपों की अलग अलग प्रकार की गिनती को सार रूप में लिखिए। अब 4 महाद्वीप यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मुख्य महाद्वीप गिन सकते हैं। 5 यदि गिने तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया को मिलाकर इसमें यूरेशिया कहा गया, और अमेरिका पूरा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलाकर अमेरिका लिखा गया। 6 महाद्वीप यदि हम पढ़ें तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब इसमें उत्तरी और दक्षिणी को अलग अलग बताया गया।
लेकिन हमने अभी तक 7 महाद्वीप पढ़े हैं और हम आगे भी 7 ही पढ़ेंगे, तो आपको 7 महाद्वीपों के बारे में याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, ये 7 महाद्वीप हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं, तो ये 7 ही हम पढ़ेंगे। व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है, तो हमें ये 7 महाद्वीप ही याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने के लिए क्या कहा गया है? आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। बिल्कुल देखा है। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक हैं। इन छल्लों को 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। तो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन 5 छल्लों को चुना गया था। तो 5 छल्ले आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो ओलंपिक खेलों में जो 5 छल्ले हैं ये क्या दर्शाते हैं? तो ये 5 महाद्वीप दर्शाते हैं। कौन कौन से महाद्वीप? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पृष्ठ 36 पर दिए गए आरेख को देखें, जो 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह उनके वास्तविक आकार को नहीं अपितु सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। ये रहा पृष्ठ 36। और ये जो महाद्वीप दर्शाए गए हैं ये सापेक्षिक आकार को दर्शा रहे हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है और ये यूरोप है और ये एशिया। अब सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे यदि क्रम पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और क्रम से लगाया जाए तो आप कैसे बता पाएंगे? तो इस चित्र में ये जो वर्ग दिए गए हैं उनको गिन के आप पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 7 महाद्वीप हैं, इनमें आपको याद रखना है सबसे बड़ा एशिया है। उसके बाद है, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा करती हूँ तो आप लोगों को याद रहेगा। देखिए सबसे बड़ा है एशिया, पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद है अफ्रीका दूसरे नंबर पर, फिर है उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर, फिर दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पर, फिर है अंटार्कटिका 5वें नंबर पर, फिर यूरोप है और फिर 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका और यूरोप के आप खाने गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कंफ्यूज मत होइएगा। अंटार्कटिका बड़ा है, यूरोप छोटा है, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महाद्वीप के बारे में आपने जान लिया, अब द्वीप के बारे में भी जानना जरूरी है। यदि आपने इस अध्याय में आरंभ में दिए गए 2 मानचित्रों को ध्यानपूर्वक देखा तो आपने पाया होगा कि महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे टुकड़े छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहते हैं। तो जो चारों ओर जल से घिरे हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है द्वीप। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु ये आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जा सकता। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं। तो लाखों द्वीप हैं, ये आपको याद रखना है।
ये आकार में छोटे हैं। महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे हैं, लेकिन ये बड़े हैं तो उन्हें महाद्वीप कहा गया। और कुछ छोटे भूखंड भी हैं जो चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं, तो उन्हें द्वीप कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने के लिए क्या कहा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। अब भारत के जो सबसे बड़े 10 राज्य हैं उनके क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, उतना बड़ा है ग्रीनलैंड। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह शामिल हैं। 2 द्वीप समूह हैं मुख्य रूप से, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, जो आपको चित्र में दिखाई रही थे। आगे लिखा है 1981 से भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहां की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था, और ये आपको कहीं पर नोट कर लेना है। 1983 की बात है जब भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक अपना पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए और उनके नाम भी याद रखने हैं, मैत्री और भारती। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किए हैं। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि डाकघर भी है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर और जीवन। अब महासागर और जीवन के बारे में लिखा है, महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान ना दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरणार्थ, महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। तो यदि वर्षा ना हो तो पृथ्वी पर जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। यह भी ध्यातव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो महासागर के जो वनस्पति जगत है उन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसकी आधी ऑक्सीजन जो है वनस्पति जगत से, महासागर के वनस्पति जगत से उत्पन्न होती है। आगे लिखा है, इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक ही जगह से दूसरी जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और सागरों की यात्रा की। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री दैत्यों और समुद्र के कोसों, महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन जो है समाप्ति की ओर है, बस यहाँ इतना और पढ़ना है, ध्यान रखें, ये और पढ़ना है। लिखा है, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया है, और ये नोट कर लीजिए। क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत और जैव मंडल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जो समुद्री जीव जंतुओं का जीवन संकट में डालता है। अब ये जो कचरा है, प्लास्टिक वाला कचरा है, ये समुद्री जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है और ये उनके जीवन को संकट में डाल रहा है। तो जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, हम समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार होते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण है। अब आवश्यकता से अधिक मछलियां पकड़ ली जाएंगी तो ये समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण बन जाएगा। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। तो हमारा दायित्व है कि हमें महासागरों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पूरे लेसन का सार लिखा जाता है। पृथ्वी पर विस्तृत जलाशयों को महासागर और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। महासागर आपस में जुड़े हैं। महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जाता है, किंतु सामान्यतः इनकी संख्या कितनी है? 7। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थलभाग है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। अक्षांश और देशांतर जो आपके लेसन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो आपको पढ़ना है। पहले लेसन में पढ़ने के लिए मिलेगा और दूसरा लेसन महासागर और महाद्वीप था जो मैंने आज कंप्लीट पढ़ा दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 8 में पढ़ाऊंगी, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये किताबें आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर फर्स्ट के लिए एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर ईवीएस में पढ़ा रही हूँ और क्लास 3 मैंने कंप्लीट ही करवा दिया है। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं और आपका जो है ईवीएस यदि तैयार नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट ईवीएस में पढ़ाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।